बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की किस्त में आप जानेंगे कि नादिर शाह जो ईरान का ताकतवर बादशाह था किस तरह अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचा। किस्त का आगाज करते हैं। नादिर शाह गो हिंदुस्तान में बेशुमार लोगों का कत्लेआम करने और हिंदुस्तान की सारी दौलत समेटकर ईरान की तरफ चला गया था, लेकिन अपनी उस कार्रवाई से वो भी कुदरत के इंतकाम और मकाफाते अमल से बच ना सका। हुआ यूं कि हिंदुस्तान की मुहिम से फारिग होकर नादिर शाह ने उज़्बकों की सरकूबी करना चाही। उज़्बक कबाइल ने दरियाए आमू से पार छोटी छोटी रियासतें कायम कर रखी थी। सब हुक्मरान आपस में कराबतदार थे। बुखारा और ख्वारज़म उनके बड़े बड़े मराकिज थे। उज़्बक उन इलाकों से उठ उठ कर खुरासान में लूटमार किया करते थे। उज़्बकों के खिलाफ लश्कर कशी का आगाज बल्ख से हुआ। यहां से नादिर शाह ने बुखारा का रुख किया। यहां का हुक्मरान अबू फैज खान था। उसने मुकाबले की ताब ना पाकर इताअत इख्तियार की और खुद चलकर नादिर शाह के पड़ाव में आया। नादिर शाह ने उसका पुरतपा खैर मकदम किया और बुखारा की हुकूमत उसको सौंप दी। इससे नादिर शाह के हौसले बढ़े। बुखारा के बाद नादिर शाह ने ख्वारज़म का रुख किया। तुर्कमानों से बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिर वो भी पसपा हो गए। बुखारा और ख्वारज़म की मुहिमों से फारिग होकर नादिर शाह ने कलात नाम के किले का रुख किया, जो उसकी महबूब जगह थी। यहां उसने एक शाही महल तामीर करवाया और अपना खजाना उसके अंदर महफूज कर दिया। हिंदुस्तान से लूटी हुई सारी दौलत उसने यहां रखी थी। फिर वो मशहद गया और वहां अपनी फतुहात की याद मनाने के लिए जश्न अजीम बर्पा किया। अहले शहर ने वालेहाना तौर पर खुशियां मनाई। ये जमाना नादिर शाह के अरूज का था। उसने सिर्फ 5 साल के मुख्तसर अरसे में जिंदगी की बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर ली थी। उन फतुहात और लूट खसूट ने नादिर शाह को बेहद मगरूर बना दिया था। आखिरी अय्याम में उसने जुल्म सितम का बाजार गर्म करना शुरू कर दिया था। अब उसके अमाल नामे में फतुहात के साथ साथ जुल्म सितम का इजाफा होने लगा। इसलिए वो लोग जिन्हें उसने दुश्मनों से रिहाई दिलाई थी उससे नफरत करने लगे थे। इसके अलावा नादिर शाह जिस वक्त हिंदुस्तान की मुहिम में मसरूफ था, उसका भाई उज़्बकों के हाथों मारा गया था। भाई का इंतकाम लेने के लिए उसने दागिस्तान पर हमला किया, जहां ये कौम आबाद थी। वहां इसने लूटमार करनी शुरू कर दी। उज़्बकों ने अपनी पूरी जमीयत से नादिर शाह के लश्कर पर हमला किया, यहां तक कि वो नादिर शाह के पड़ाव तक पहुंच गए और कुछ औरतों को नादिर शाह के कीमती मालो असबाब समेत उठाकर ले गए। ये पहला मौका था कि उज़्बकों के हाथों नादिर शाह को ज़क और नुकसान उठाना पड़ा था। उज़्बकों की उस जुर्रतमंदी और दलेरी से नादिर शाह बड़ा बराफरोख्ता हुआ और निहायत पुरजोश अंदाज में उन पर हमले शुरू किए। लेकिन उज़्बक भी जंग का वसी तजर्बा रखते थे। उन्होंने भी नादिर शाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी। उन हालात में नादिर शाह को उज़्बकों के हाथों शिकस्त उठाना पड़ी और दरबंद की तरफ पसपा होना पड़ा। ये वो तल्ख तजर्बा था जिसने नादिर शाह को एहसास दिलाया कि वो नाकाबिले शिकस्त नहीं है। नादिर शाह की यह पहली बदतरीन शिकस्त थी जिसने उसे हिलाकर रख दिया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस शिकस्त ने नादिर शाह को परेशान कर दिया और उसका सर नदामत से झुक गया था। इन शिकस्तों के बाद नादिर शाह अस्तराबाद और माजनदान से होता हुआ शिरवान को जा रहा था कि 2 अफगानों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में नादिर शाह और उसका घोड़ा भी जख्मी हुआ, जबकि अफगान भागकर कहीं छुप गए और नादिर शाह की दस्तरस से बाहर हो गए। अब नादिर शाह को शुबा हुआ कि इस हमले में उसके एक अजीज रजा कुली मिर्जा का हाथ है। चुनाचे उसकी आंखों में सलाइयां फेर कर उसे बसारत से महरूम कर दिया। नादिर शाह के उस शक की वजह यह भी हो सकती थी कि जब दिल्ली में यह अफवाह उड़ी थी कि नादिर शाह मारा गया है, तो रजा कुली मिर्जा ने अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली से वापस आकर वो रजा कुली पर सख्त बरहम हुआ। अब उसे ये ख्याल गुजरा कि मुमकिन है उसी ने अफगानों को उस पर हमलावर होने पर मामूर किया हो। बहरहाल वो बाद में अपने उस इकदाम से सख्त नादिम भी हुआ। कहा जाता है कि रजा कुली की आंखें निकलवाते वक्त जो लोग मौजूद थे उन सबको नादिर शाह ने इसलिए मरवा दिया कि उन्होंने उसे उस इकदाम से बाज रखने की कोशिश क्यों ना की। उज़्बकों के हाथों नादिर शाह के शिकस्त खाने की वजह से बगावतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली बगावत शिरवान में हुई, जिसमें उज़्बकों ने बागियों का साथ दिया और शिरवान में जो नादिर शाह का 2000 का लश्कर था, उज़्बक उस पर हमलावर हुए और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर नादिर शाह गैज़ो गज़ब से भड़क उठा और बागियों की सरकूबी के लिए 25,000 का एक लश्कर लेकर शिरवान की तरफ गया। वहां उसने खूब कत्लेआम किया, लाशों और सरों के मीनार खड़े किए।
نادر شاہ کے خلاف دوسری بغاوت شیراز میں ہوئی۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر بھیجا گیا جس نے بغاوت فروغ کر دی۔ یہاں بغاوت کرنے والوں کا سربراہ ایک شخص تقی تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نادر شاہ نے اس کی ایک آنکھ نکلوا دی اور اس کے تمام لواحقین کو قتل کرا دیا۔ تیسری بغاوت استر آباد میں ہوئی۔ اس بغاوت کی خبر سن کر نادر شاہ اس علاقے پر چڑھ دوڑا اور پورے صوبے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب نادر شاہ نے بحری بیڑا بنانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے ایک انگریز جس کا نام جان ایلٹن تھا، وہ انہی دنوں تجارتی روابط پیدا کرنے کے لیے ایران آیا۔ وہیں مستقل قیام اختیار کر کے اس نے نادر شاہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ نادر شاہ نے بحری بیڑا بنانے کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بحری بیڑے کے ذریعے ترکمان بحری قزاقوں پر قابو پایا جا سکے اور ازبکوں کے خلاف بحری بیڑے کے ذریعے رسد اور کمک پہنچائی جا سکے۔ کچھ یہ مقصد بھی تھا کہ بحرہ خزر میں تجارت کی سہولت حاصل کر سکیں۔ جان ایلٹن نے جہاز بنانے کا تمام سامان فراہم کیا۔ آخر جہاز بنا کر بحرہ خزر میں ڈال دیا، لیکن نادر شاہ کو ان جہازوں سے کام لینا نصیب نہ ہوا۔ نادر شاہ نے چونکہ ان دنوں ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، جہاں کہیں بغاوت کے آثار نمودار ہوتے وہاں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مینار کھڑے کر دیتا تھا۔ اس کے باوجود بغاوتوں کا مواد پختہ رہا۔ سیستان میں بغاوت اور شورش اٹھی تو اسے فروغ کرنے کے لیے نادر شاہ نے اپنے بھانجے علی قلی خان کو بھیجا، لیکن اس نے اہل سیستان کو ساتھ ملا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ انہی دنوں کردوں نے بھی اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر کے نادر شاہ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ نادر شاہ کردوں کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن 7-8 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ اس کے قبیلے کے بعض افراد نے اس کے پڑاؤ میں داخل ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر شاہ کے قتل میں اس کا بھتیجا اور کچھ سالار شامل تھے۔ ان قاتلوں اور سازشیوں نے فیصلہ کیا کہ صبح تک نادر شاہ کے قتل کی خبر افشا نہ ہونے پائے اور لشکر کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ ایرانی ایسا اس لیے چاہتے تھے کہ نادر شاہ کے لشکر میں جو ازبک، ترک اور افغان تھے وہ انہیں اس حادثے سے بالکل بے خبر رکھنا چاہتے تھے، تاکہ بے خبری کی حالت ہی میں ان سے نمٹ کر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیں۔ لیکن ان ایرانیوں کی بدقسمتی کے اسی اثنا میں نادر شاہ کی بیوی نے بڑی سرعت سے کام لیا اور ایک باندی کے ذریعے نادر شاہ کے مارے جانے کی خبر اس نے احمد شاہ ابدالی تک پہنچا دی۔ احمد شاہ نادر شاہ کا بڑا مخلص تھا۔ اس کے پاس اس وقت 4000 ابدالیوں پر مشتمل ایک لشکر بھی تھا اور وہ بالکل چوکس بھی تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے آقا کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ہر خطرہ مول لینے اور ہر قوت سے ٹکرا جانے کے لیے وہ پہلے ہی تیار تھا۔ پہل تو احمد شاہ کو یقین نہ آیا کہ واقعی نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ بالکل تیار رہا۔ صبح ہوئی تو ابدالی لشکر نادر شاہ کے خیمے کے قریب پہنچا تاکہ اس کی لاش کو قبضے میں کر لے۔ دوسری طرف ایرانی بھی چوکس تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ نادر شاہ کے خیمے کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے احمد شاہ پر حملہ کر دیا، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اس زوردار انداز میں حملے کیے کہ ایرانیوں کو پیچھے دھکیلتا ہوا وہ نادر شاہ کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد احمد شاہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے نادر شاہ کی انگلی سے شاہی انگشتری اتار لی۔ کوہ نور ہیرا جو نادر شاہ ہندوستان سے لے گیا تھا اس پر بھی احمد شاہ نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو شاہانہ نشانات تھے سب احمد شاہ ابدالی کی گرفت میں چلے گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ایک شور و گل اور ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ایرانی لشکری شاہی املاک اور جائیداد لوٹنے کی فکر میں لگ گئے، دوسرے قبائل باہمی جنگ میں مصروف ہو گئے، ہر کوئی لوٹ مار کر کے اپنی حالت بہتر بنانا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس حادثے کے تھوڑی ہی دیر بعد نہ کہیں شاہی خیمے کا نشان تھا، نہ کہیں شاہی ہیرے جواہرات اور دوسری املاک کا پتہ چلا۔ نادر شاہ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں بھی غائب ہو گئیں۔ نادر شاہ کا کٹا ہوا سر محمد قلی خان نے فوراً ہی اس کے بھتیجے علی قلی خان کے پاس بھیج دیا اور مقتول کی خواہش کے مطابق اسے مشہد میں دفن کر دیا گیا۔ نادر شاہ کے مرنے کے بعد احمد شاہ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ کابل و قندھار اور دیگر علاقوں پر وہ قبضہ کرتا چلا گیا تھا۔ اس طرح اس نے افغانستان میں افغانوں کی ایک آزاد مملکت قائم کر لی تھی اور خود وہ اس مملکت کا پہلا حکمران ہوا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چوبدار اندر آیا اور اسے تعظیم دی، پھر کہنے لگا، مالک، لاہور سے قاصد آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر اپنی نشست میں پہلو بدلا اور اپنے چوبدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اسے اندر لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد چوبدار لاہور سے آنے والے قاصد کو جب اندر لے کر آیا تو قاصد نے محمد شاہ کو تعظیم دی، پھر قصر کے اس کمرے میں محمد شاہ کی آواز گونجی تھی، تم لاہور سے ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟
क्या लाहौर के हाकिम ज़िक्रिया खान ने तुम्हें कोई अच्छी खबर देकर हमारी तरफ रवाना किया है? आने वाला कासिद संजीदा और उदास था। मोहम्मद शाह के खामोश होने पर कसर में उसकी आवाज गूंजी थी। मालिक, लाहौर में आपका हाकिम ज़िक्रिया खान वफात पा चुका है और मैं आपसे यही खबर कहने के लिए आया हूँ। यह खबर सुनकर दुख और अफसोस के बाइस मोहम्मद शाह की गर्दन झुक गई थी, इसलिए कि ज़िक्रिया खान बड़ा बहादुर और जफाकश इंसान था और वह मुगल सल्तनत के लिए मुख्तलिफ हमलों को रोकता भी रहा था। उसने नादिर शाह के हमले को भी रोकने की कोशिश की थी। ये एक अलहदा बात है कि दहली से उसे कोई मदद ना मिली थी और वो नादिर शाह की सूरत में तबाही के रेले को रोक ना सका। मोहम्मद शाह कुछ देर उसी तरह गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर दुख भरे अंदाज में चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, कासिद को अपने साथ ले जाओ, इसके कयाम और ताम का उम्दा बंदोबस्त करो, साथ ही निजामुल मुल्क को बुलाकर मेरे पास लाओ। चौबदार उस कासिद को लेकर कसर के उस कमरे से निकल गया था। उन दोनों के जाने के बाद मोहम्मद शाह की गर्दन फिर झुक गई थी। अफसुर्दा से अंदाज में गहरी सोचों में खो गया था। लाहौर का हाकिम ज़िक्रिया खान उसके वजीर निजामुल मुल्क का करीबी रिश्तेदार था। ज़िक्रिया खान की बीवी निजामुल मुल्क की बहन थी, जबकि ज़िक्रिया खान के बड़े बेटे याहिया की बीवी निजामुल मुल्क की बेटी थी। लाहौर के हाकिमों में ज़िक्रिया खान बड़ी अहमियत रखता था। वो एक बेहतरीन मुंतजिम और सिपह सालार था। निजामुल मुल्क की बहन के अलावा उसकी एक और बीवी भी थी। उसकी दूसरी बीवी का नाम किलो बाई था। ये किलो बाई अपने अहद की एक इंतहाई खूबसूरत और पुरजमाल और पुरकशिश और मशहूर और मारूफ तवाइफ थी। ज़िक्रिया खान उससे इतना मुतासिर और उसका इतना गर्विदा हुआ कि किलो बाई से उसने शादी कर ली थी। ज़िक्रिया खान की पहली बीवी का नाम बेगम जान था, जो निजामुल मुल्क की बहन थी। यह वही बेगम जान थी जिसने लाहौर में मोहल्ला बेगमपुरा आबाद किया था। किलो बाई से शादी करने के बाद ज़िक्रिया खान किलो बाई को अब अपनी बीवी बेगम जान के साथ तो नहीं रख सकता था, इसलिए कि वो एक तवाइफ थी। लिहाजा उसकी रिहाइश के लिए उसने अलहदा बंदोबस्त किया। उसकी रिहाइश के लिए ज़िक्रिया खान ने यकी दरवाजे का इंतखाब किया। वहां उसने किलो बाई के लिए एक शानदार इमारत जो महल नुमा थी बनवाई। किलो बाई से शादी करने के बाद कुछ अरसे तक ज़िक्रिया खान सल्तनत के अमूर और दरबार तक किलो बाई के उस महल ही में लगाया करता था। ज़िक्रिया खान के मरने के बाद पहले तो यह हवेली ज़िक्रिया खान के वारिसों के हिस्से में आई। उसके बाद ज़िक्रिया खान के वारिसों में से एक शख्स गाजी खान ने उस हवेली को फरोख्त करने का फैसला किया। वो हवेली जो ज़िक्रिया खान ने बड़ी मेहनत और बड़े शौक से तामीर करवाई थी और जिस पर उस वक्त लाखों की रकम खर्च हुई थी, कोई खरीदने तक के लिए तैयार न था। ऐसा इसलिए हुआ था कि सिखों का दौर आ गया था और सिखों ने हर तरफ भगदड़ और कत्लो गारत गरी शुरू कर रखी थी। आखिर इतनी बड़ी हवेली सिर्फ 100 रुपए में फरोख्त हुई और जिसने 100 रुपए में उस हवेली को खरीदा, उस बेचारे को भी उस हवेली में रहना नसीब ना हुआ, इसलिए कि रंजीत सिंह ने यह हवेली बहक सरकार जब्त कर ली थी। रंजीत सिंह ने यह हवेली अपने एक अजीज फतेह सिंह के हवाले कर दी। बाद में हवेली के निगरानों की गफलत की वजह से हवेली में आग लग गई और ये तबाह बर्बाद हो गई। बहरहाल मोहम्मद शाह उसी तरह गहरी सोचों में डूबा हुआ था कि कमरे के दरवाजे पर निजामुल मुल्क नमूदार हुआ। अपनी जगह से उठकर मोहम्मद शाह ने उसका शानदार इस्तकबाल किया, अपने पहलू में बैठने के लिए कहा और फिर लाहौर से आने वाले कासिद ने जो खबर दी थी उसकी तफसील उससे कह दी थी। ज़िक्रिया खान के मरने का सुनकर निजामुल मुल्क उदास और अफसुर्दा हो गया था। दुख और गम के बायस उसकी गर्दन झुक गई थी। कुछ देर खामोशी तारी रही, उसके साथ मोहम्मद शाह की गर्दन भी झुकी रही। फिर मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को मुखातिब किया, निजामुल मुल्क, अब कहो क्या करना है। निजामुल मुल्क की दुख भरी आवाज उस मौके पर सुनाई थी। बदकिस्मती की बात यह है कि ज़िक्रिया खान के 2 बेटों ने लाहौर से दहली आकर मेरे यहाँ ही कयाम किया हुआ है। ताहम तीसरा और छोटा बेटा लाहौर ही में है, लेकिन वो एक गोशागिर शख्स है। सल्तनत के अमूर की तरफ ध्यान देना तो बहुत दूर की बात, वो तो अपने घरेलू मामलात में भी तवज्जो मरकूज करने का रवादार नहीं है। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब मोहम्मद शाह उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, सबसे पहले तो मुझे ज़िक्रिया खान के मरने का बेहद दुख और अफसोस है, इसलिए कि वो लाहौर का कामयाब तरीन हाकिम साबित हुआ था। अब उसके बेटे कैसे हैं मैं नहीं जानता, ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है। ज़िक्रिया खान के 3 बेटे हैं, छोटा तो लाहौर ही में है, बड़े मेरे पास ही कयाम किए हुए हैं और वो चंद रोज पहले ही लाहौर से यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम याहिया खान है और उसे छोटे का नाम शाहनवाज खान है। आप जानते हैं ये दोनों मेरे भांजे भी हैं और साथ ही बड़े बेटे याहिया खान के यहाँ मेरी बेटी भी है। अब मैं आपके पास से वापस जाकर उन्हें उनके बाप के मरने की इत्तला करता हूँ। क्या आप लाहौर के लिए किसी नए वाली का तायुन कर चुके हैं? बड़े गौर से निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। मोहम्मद शाह ने जवाब में पहले नफी में गर्दन हिलाई, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, निजामुल मुल्क, तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ?
तुम जानते हो कि नादिर शाह के हमले के बाद सल्तनत के हालात अबतर होते जा रहे हैं और इन हालात में मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारा ममनून भी हूं कि तुमने बहुत से बिगड़ते हुए हालात को संवारा है। चौबदार को तुम्हें बुलाने के लिए भेजने के बाद मैंने जो लाहौर से मुतालिक सोचा है वो ये कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें पूरे पंजाब का हाकिम मुकर्रर करता हूं। तुम अपनी तरफ से जिसे चाहो वहां हाकिम मुकर्रर कर दो और तुम यहां दिल्ली में रहते हुए उनकी रहनुमाई कर सकते हो। हाँ, इस मौके पर मैं ये मशवरा तुम्हें जरूर दे सकता हूं कि जकरिया खान के बड़े बेटे याहिया को लाहौर का हाकिम मुकर्रर कर दो और उसे छोटे को मुल्तान का हाकिम मुकर्रर कर दो। तीसरा बेटा जिसको तुम कहते हो कि वो गोशागीर है और उसे गोशागीर ही रहने दो। इन दोनों भाइयों को समझा दो कि आपस में इत्तेफाक और ताउन के साथ पंजाब के अमूर को बिल्कुल उसी तरह चलाते रहें जिस तरह दियानतदारी और शुजात और जान निसारी से उनका बाप जकरिया खान चला रहा था। मोहम्मद शाह के खामोश होने पर निजामुल मुल्क कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा। फिर उसने मोहम्मद शाह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो फैसला आप कर रहे हैं अगर मैं उन्हें इस फैसले से आगाह करूंगा तो वो ये ख्याल करेंगे कि ये मेरा फैसला है। बेहतर यही है कि उन दोनों को यहाँ बुलाते हैं और आप खुद उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह करें। निजामुल मुल्क, मैं तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ। साथ ही मैं इस मौके पर उनसे यह भी कहूंगा कि सबसे पहले जकरिया खान की जाती अमलाक को बहक के सरकार जब्त करो, इसलिए कि तुम जानते हो कि मुगलिया सल्तनत का यह हमेशा तरीका रहा है कि जिस सूबे का भी सूबेदार फोत होता रहा है उसकी जायदाद सल्तनत के हक में जब्त होती रही है। जकरिया खान के सिलसिले में भी यही करो कि सारी जायदाद सल्तनत के हक में जब्त करने के अहकामात जारी करो। पर रुको, पहले जकरिया खान के दोनों बेटों को बुलाते हैं। उसके साथ ही एक बार फिर चौबदार को आवाज देकर मोहम्मद शाह ने बुलाया। चौबदार अंदर आया तो उसकी तरफ देखते हुए तहक्कुमाना अंदाज में मोहम्मद शाह बोल उठा, लाहौर के हाकिम जकरिया खान के दो बेटों याहिया खान और शाहनवाज ने मोहतरम निजामुल मुल्क के यहाँ कयाम कर रखा है, उन दोनों को बुलाकर मेरे पास लाओ। चौबदार वहां से हटकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाहौर के मरहूम हाकिम जकरिया खान के दोनों बेटे याहिया खान और शाहनवाज कसर के उस कमरे में दाखिल हुए। दोनों ने मोहम्मद शाह को ताजीम दी। फिर मोहम्मद शाह ने नशिस्तों की तरफ इशारा किया, तब वो वहां बैठ गए। सबसे पहले मोहम्मद शाह ने उन दोनों को उनके बाप के मरने की इत्तला दी। इस पर दोनों उदास और अफसुर्दा हो गए थे। कुछ देर तक खामोशी तारी रही। फिर मोहम्मद शाह ने उस खामोशी को तोड़ा और दोनों भाइयों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं तुम दोनों के बाप के गम और दुख में बराबर का शरीक हूं। तुम्हारी आमद से पहले तुम्हारे मामू निजामुल मुल्क को मैं जकरिया खान के मरने की इत्तला दे चुका हूं और इससे मुतालिक फैसला भी कर चुका हूं कि सल्तनत के कानून के मुताबिक जकरिया खान की सारी जायदाद सल्तनत के हक में जब्त कर ली गई है। पंजाब की हाकमियत के मुतालिक मैंने जो फैसला किया है वो भी सुनो। पंजाब का हाकिम आला मेरी तरफ से तुम दोनों का मामू निजामुल मुल्क होगा। अब निजामुल मुल्क अपनी तरफ से याहिया खान को लाहौर का और शाहनवाज को मुल्तान का हाकिम मुकर्रर करता है। इस मौके पर मैं तुम दोनों को नसीहत करता हूं कि अपने अपने इलाकों की बेहतरीन खिदमत करना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारा बाप जकरिया खान पूरे पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ बेहतरीन अंदाज में इंतजामी अमूर को चलाता रहा है। इस सिलसिले में तुम दोनों में से किसी को कोई शक हो तो कहे, और जब तुम निजामुल मुल्क यहाँ से कयाम करने के बाद वापसी का सफर शुरू करो तो कुछ करने से पहले निजामुल मुल्क के साथ मुझसे मिलकर जाना। अब तुम जा सकते हो। उसके साथ ही याहिया और शाहनवाज उठकर चले गए थे, जबकि मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क के साथ पंजाब के अमूर पर गुफ्तगू करने लगा था।